नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सिंह वाईफाई सिरा में आपका स्वागत करता हूं। बायोलॉजी पार्ट के अंदर हमने पिछले वीडियो में बात की थी मानव रोग के बारे में, लेकिन वो पार्ट पूरा नहीं हुआ, इसलिए मानव रोग का पार्ट 2 लेके आए आज। इस वीडियो में हम पूरे प्रकार के जितने भी मानव शरीर में होने वाले रोग हैं उनकी डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारी लास्ट टाइम वीडियो में बात हो गई थी कि हमारे जो वायरस और हमारे जो जीवाणु, इनसे होने वाले जो रोग है इनकी चर्चा हो गई थी। ठीक है, उसके बाद में आज तीसरे नंबर पे लेते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। कौन सा दोस्तों? प्रोटोजोआ जनित रोग। अब देखो क्या होता है प्रोटोजोआ जनित रोग। सबसे पहले इसमें देखो कौन कौन से रोग होते हैं, सीधी सी बात करेंगे उन्हीं की। देखो प्रोटोजोआ जनित से होने वाले रोगों की एक ट्रिक बनाते हैं। पापा काम पर सोते हैं। क्या हुआ दोस्तों? पापा काम पर सोते हैं। अब देखो इसे कौन कौन से रोग निकलते हैं इनके बारे में बात करते हैं। पैर से निकलता है पेचिश रोग। कहां से निकलता है? पैर से। क्या हो गया? पेचिश रोग। ये पेचिश रोग हमारे आंत्र में पाया जाने वाला रोग है, जिसकी वजह से हमारे आंत्र में जलन शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? जलन शुरू हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं। पास से निकलता है पायरिया। कौन सा दोस्तों? पायरिया। ये पायरिया रोग है, वो दांतों में होने वाला रोग है। दांतों में पाए जाने वाला रोग कौन सा होता है? पायरिया। ठीक है दोस्तों, अगली बात देखो, कहां से निकलेगा? कालाजार। कौन सा हुआ दोस्तों? कालाजार। कालाजार में क्या होता है? ये मोस्टली छोटे बच्चों में होता है और उनको बुखार आती है, जिसकी वजह से उनका जो शरीर होता है वो कैसा पड़ जाता है? काले रंग का पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, वो कालाजार रोग होता है। अगला दोस्तों, इसका कुछ नहीं लिखना, इसको ऐसे से रहने दो। अगला क्या आता है? सोते हैं। सोते से होता है सोने की बीमारी। कौन सी दोस्तों? सोने की बीमारी। अब देखो सोने की बीमारी है, इसमें क्या होता है? सीसी मक्खी होती है। कौन सी मक्खी आती है दोस्तों? सीसी मक्खी आती है। ये सीसी मक्खी के प्रोटोजोआ हमारे शरीर के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं और जिसकी वजह से व्यक्ति को काफी नींद आती है। सामान्य व्यक्ति 8 से 10 घंटे या 6 से 8 घंटे आराम से सो सकता है। इसके ज्यादा अगर कोई नींद आती है किसी को तो उसके शरीर में कौन सी बीमारी होगी? सोने की बीमारी। और सोने की बीमारी का दूसरा नाम होता है निद्रा रोग। कौन सा दोस्तों? निद्रा रोग। अब एक बार चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात होती है प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के नाम। तो देखो, एक तो होता है पेचिश। पेचिश कहां पाया जाता है? आंत में। आंत में जलन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर में निर्जलीकृत हो जाता है, उल्टी दस्त दिक्कत हो जाती है। ये किस में होता है दोस्तों? पेचिश रोग में। अगली बात करते हैं कालाजार रोग। कालाजार एक बुखार है, छोटे बच्चों में पाए जाने वाली ऐसी बुखार जिसकी वजह से शरीर कैसा पड़ जाता है दोस्तों? काला पड़ जाता है। ठीक है, अगला आता है पायरिया रोग। पायरिया रोग कहां पाया जाता है? दांतों में पाया जाता है। ठीक है, पायरिया रोग का समाधान क्या होता है? विटामिन सी को खाना चाहिए अच्छी मात्रा में। ठीक है दोस्तों, अगली बात आती है सीसी मक्खी के वातावरण के अंदर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो उसके जो प्रोटोजोआ होते हैं वो हमारे शरीर में मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर यानी कि हम लंबे समय तक सोते रहते हैं। इसलिए दूसरा नाम क्या हो गया? निद्रा रोग, यानी सोने की बीमारी। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं आनुवांशिक रोग। बात करेंगे, अगली बात करेंगे दोस्तों कौन से? आनुवांशिक रोग। अब देखो आनुवांशिक रोग कौन से होते हैं, इनकी ट्रिक भी शामिल करेंगे, इनके डिटेल से भी अध्ययन करेंगे। आनुवांशिक रोग। अब देखो आनुवांशिक रोगों की ट्रिक बनाने से पहले एक बार डिटेल से पढ़ लेते हैं, क्योंकि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आपके आरएस प्री एग्जाम हो, आपके राजस्थान पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, रेलवे एनटीपीसी हो, डी ग्रुप हो, किसी भी लेवल का जो एग्जाम होता है इसमें ये आनुवांशिक रोग और जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग पूछा जाता है। तो देखो आनुवांशिक रोगों के अंदर मनुष्य के अंदर आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र, जीन है, ये चीजें। ठीक है, हमारे शरीर में एक दंपति से उसकी संतान में स्थानांतरित होने वाले जो आनुवांशिक पदार्थ है उसमें किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न हो जाती है तो शरीर रोग से ग्रसित हो जाता है, और वो विकृति या वो रोग हमें अपने माता पिता की वजह से मिला, इसलिए उस रोग का नाम पड़ता है आनुवांशिक रोग। ठीक है दोस्तों, आनुवांशिक रोग होता है मनुष्य के शरीर में 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के। अब कौन कौन से होते हैं डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले तो होते हैं जीन के आधार पे। किसके आधार पे दोस्तों?
जीन के आधार पे। अब जीन क्या होते हैं ये भी बात करेंगे। दूसरा होता है गुणसूत्रों के आधार पे। किसके आधार पे होता है दोस्तों? गुणसूत्रों के आधार पे। अब देखो जीन के आधार पे कौन कौन से हैं। देखो जीन के आधार पे जो रोग होते हैं, मुख्यतः जो रोग होते हैं वो 3 रोग होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 3 रोग। सबसे पहला रोग हीमोफीलिया। कौन सा होता है दोस्तों? हीमोफीलिया रोग। ये जो हीमोफीलिया रोग है इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? किसने खोजा गया नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि हीमोफीलिया रोग के बारे में सबसे पहले बताया था हेल्डन ने। किसने बताया दोस्तों? हेल्डन ने बताया था। सबसे पहला किसने खोजा गया था हीमोफीलिया रोग? यह खोजा गया था महारानी विक्टोरिया में। किसमें दोस्तों? महारानी विक्टोरिया में खोजा गया था। ठीक है। अब जो भी महिलाएं होती है वो इस रोग का क्या करती है? वाहक का काम। आनुवांशिक रोग जितने भी होते हैं इसके अंदर मादा जो भी होती है वो रोग का वाहक का काम करती है, जबकि जितने भी पुरुष सदस्य होते हैं वो आनुवांशिक रोगों के खुद रोगी होते हैं। ठीक है ना। अगली बात, अगर किसी महिला के अंदर ये आनुवांशिक पदार्थ जिसमें किसी प्रकार की विकृति है, आनुवांशिक रोग है, तो उससे होने वाले पुत्र में रोग होने की प्रबल संभावना है। जबकि अगर किसी पुरुष के अंदर ये आनुवांशिक रोग है, किसी भी प्रकार का आनुवांशिक रोग है, तो उसका जो पुत्र होगा वो बिल्कुल स्वस्थ होगा, लेकिन उसकी जो पुत्री होगी उसमें ये रोग वहां का आगे बढ़ेगा रोग। ठीक है दोस्तों। अगली बात करते हैं, इससे जुड़ी हुई एक बात कर लेते हैं। पुरुष दिवस कब आता है, महिला दिवस कब आता है? विश्व महिला दिवस। तो देखो विश्व महिला दिवस 8 मार्च को आता है। कब आता है दोस्तों? 8 मार्च को आता है। जबकि विश्व पुरुष दिवस कब आता है? विश्व पुरुष दिवस कब आता है दोस्तों? ये आता है 19 नवंबर को आता है। ठीक है दोस्तों। जितने भी दिवस बच गए उनकी और चर्चा करेंगे आगे। ठीक है दोस्तों। अब देखो सबसे पहले देखो हीमोफीलिया क्या चीज है। हमारे शरीर के अंदर कहीं भी रक्त लग जाती है तो शरीर से बाहर आता है रक्त। उस रक्त को रोकने के लिए हमारे शरीर में विटामिन के पाया जाता है और हमारे शरीर में रक्त में क्या पाया जाता है? प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। हमारे शरीर में प्लेटलेट्स और विटामिन के होते हैं, वो रक्त का थक्का जमा देते हैं और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 2 मिनट से लेकर 5 मिनट के बीच रक्त का थक्का बन जाता है। ठीक है दोस्तों। लेकिन जिस व्यक्ति में आनुवांशिक रोगों के अंदर हीमोफीलिया रोग है उसका रक्त का थक्का नहीं बनेगा, और जब व्यक्ति का रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो उस व्यक्ति के खून लगातार बहता रहेगा और लगातार शरीर में से खून निकल जाएगा, या लगातार खून निकलने की वजह से शरीर में जो कमजोरी आ जाएगी, तो वो रोग कौन सा रोग होता है? हीमोफीलिया। इसमें भी रोग हो जाती है, यानी इसमें हीमोफीलिया की वजह से आदमी की या रोगी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों। महारानी विक्टोरिया में खोजा गया हीमोफीलिया रोग, इसलिए इस हीमोफीलिया रोग के अन्य नाम क्या है? पहला नाम तो हीमोफीलिया कुधाई, दूसरा नाम इसको बोलते हैं रॉयल डिजीज। कौन सा दोस्तों? रॉयल डिजीज रोग हो जाता है। तीसरा रोग राजाओं की बीमारी। कौन सी बीमारी? राजाओं की बीमारी। तीसरा इसी रोग का नाम है धनीसेटों की बीमारी। किसकी दोस्तों? धनीसेटों की बीमारी। अगला रोग, अगला नाम इसी रोग का नाम शाही रोग। इसी का दूसरा नाम क्या है? शाही रोग। देखो हीमोफीलिया के बारे में चर्चा कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो हीमोफीलिया का पहला रोगी वहां का जिसने काम किया था वो महारानी विक्टोरिया में। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? हेल्डन ने। ठीक है दोस्तों। हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता। सामान्य व्यक्ति में 2 से 5 मिनट के भीतर रक्त का थक्का जम जाता है, और रक्त का थक्का जमाने के लिए जो मेन काम करता है वो विटामिन के करता है, और विटामिन और प्लेटलेट्स करते हैं। ठीक है दोस्तों। हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा कितनी होती है? तो हमारे शरीर में, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 3 लाख से लेकर 5 लाख तक क्या पाए जाते हैं? प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। और जिसके व्यक्ति के शरीर में 1 लाख से कम प्लेटलेट्स हो जाते हैं तो वो किसका रोगी हो जाता है? डेंगू रोगी। और 50,000 अगर किसी में प्लेटलेट्स हो जाते हैं तो वो सीरियस कंडीशन में डेंगू रोगी के लिए। तो डेंगू बुखार में भी कौन सा है? प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है। ठीक है दोस्तों। अगली बात करते हैं हीमोफीलिया के बाद अगला रोग आता है नंबर 2 लेते हैं थैलेसीमिया। कौन सा लेते हैं दोस्तों? थैलेसीमिया। अब देखो थैलेसीमिया क्या होता है? थैलेसीमिया, ये थैलेसीमिया जो रोग है ये रोग भी आपके
आनुवांशिक रोग है। ठीक है दोस्तों, ये आनुवांशिक रोग तो है ही, इसके अलावा इसमें क्या होता है, रक्त का संश्लेषण, शुद्धिकरण, संश्लेषण सही ढंग से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को या तो रक्त बार बार बदला जाता है या उसे बार बार रक्त दान करना होता है, और जिसकी वजह से व्यक्ति लंबे समय तक जी नहीं पाता है, और उसको क्या बोलते हैं, थैलेसीमिया, क्योंकि बार बार रक्त बदलने की जो प्रोसेस है वो बहुत महंगी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अगला आता है तीसरा रोग लेते हैं, कौन सा लेते हैं दोस्तों, कलर विजन। कौन सा लेते हैं दोस्तों, कलर विजन। इस कलर विजन के देखो कई नाम है, कलर विजन भी कह दो इसको कलर ब्लाइंडनेस भी कह दो आप, बोले कलर ब्लाइंडनेस, या इसको हिंदी में रोग क्या बोलते हैं, वरदानता। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले कलर विजन की खोज या कलर ब्लाइंडनेस की रोग की खोज किसने की थी, हॉर्नर ने की थी। ठीक है दोस्तों, इस रोग का दूसरा नाम क्या होता है, इस रोग का दूसरा नाम क्या होता है, डाल्टोनिज्म। कलर विजन का दूसरा नाम क्या है, डाल्टोनिज्म भी इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगली बात, जिस व्यक्ति के अंदर ये कलर विजन होता है वो हरे व लाल रंग, कौन सा हो जाएगा, हरे व लाल रंग। देखो दोस्तों, एक तो लाल रंग होता है, एक हरा रंग होता है, उसमें ये भेद नहीं कर पाता जिसके अंदर कलर विजन वाली दिक्कत हो। अगर मान लो ऑप्शन में हरा व लाल के साथ साथ एक नाम और दे रखा है, कौन सा, नीला, तो भी बात क्या हुई दोस्तों, सही, क्योंकि ये हरा, लाल, नीला, ये तीनों के तीनों कौन से रंग है, प्राथमिक रंग है। कौन से रंग होते हैं दोस्तों, RGB, ये तीनों ही प्राथमिक रंग है। अगर ऑप्शन में हरा, लाल, नीला नहीं हो तो क्या आ सकता है, प्राथमिक रंग आ सकता है। ठीक है दोस्तों, हमारी बात हीमोफीलिया पे होगी, थैलेसीमिया पे होगी और कलर विजन पे होगी। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे जीन खुद क्या होते हैं। हमारे शरीर में डीएनए होते हैं। डीएनए क्या होते हैं, ये कार्बनिक अणु है जिसको डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, ये जीन, जो जीन होते हैं यानी कि डीएनए के सूक्ष्म कण ही क्या कहलाते हैं, यानी डीएनए के छोटे छोटे कण होते हैं, वही क्या कहलाते हैं दोस्तों, जीन कहलाते हैं। तो जीन के आधार पे, जीन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाती है, संरचना में कोई दिक्कत हो जाती है, संख्या में हो जाती है, वो होने वाले रोग कौन से, मुख्य तौर पे 3, हीमोफीलिया रोग, थैलेसीमिया रोग और आपके कलर विजन रोग। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं गुणसूत्रों की। ठीक है दोस्तों, गुणसूत्रों के बारे में देखो, अब देखो गुणसूत्रों के आधार पे जो रोग होते हैं ना, वो 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के दोस्तों, 2 प्रकार के। एक तो होता है संख्या के आधार पे, कौन सा दोस्तों, संख्या के आधार पे। एक होता है दोस्तों संरचना के आधार पे, कौन सा दोस्तों, संरचना के आधार पे। देखो हमारे शरीर में, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 महिला और पुरुष में समान होते हैं। 22 महिला में समान, 22 पुरुष में समान। इसके साथ साथ 23वां गुणसूत्र होता है, वो डिपेंड करता है कि जो भी पुरुष है या महिला। अगर किसी में XY है तो वो पुरुष सदस्य है, अगर किसी में 23वां XX गुणसूत्र है यानी कि 46 गुणसूत्र हो जाएंगे पूरे, तो लेकिन जोड़ी कितने हो जाएगी, 23वां गुणसूत्र XY है तो पुरुष हो जाएगा, अन्यथा वो मादा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो संख्या की बात करेंगे। इनमें जो संख्या होती है 46, यानी गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46, उसमें या तो कमी हो जाती है माइनस, या 1 या 2 की वृद्धि हो जाती है। अगर बढ़ जाते हैं तो भी संख्या खराब होगी, कम हो गए तो भी संख्या खराब हो गई। ठीक है, नहीं, संख्या टूट गई है। अब पहले बात कर लेते हैं गुणसूत्र क्या होते हैं। तो हमारे शरीर में क्रोमैटिन सूत्र होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, क्रोमैटिन सूत्र होते हैं। उनमें से जब पानी बाहर निकल जाता है, यानी कि जब हमारे शरीर के क्रोमैटिन सूत्र निर्जलीकृत होकर, क्या दोस्तों, निर्जलीकृत होकर छोटे व चपटे बन जाते हैं, छोटे व चपटे बन जाते हैं, और जिनकी संख्या कितनी रह जाती है, 46, क्या कहलाते हैं, गुणसूत्र। गुणसूत्रों का सबसे पहले विभाजन किसने किया था, सर्वप्रथम विभाजन W फ्लेमिंग ने किया था। दोस्तों किसने किया था सबसे पहले विभाजन, W फ्लेमिंग ने किया था। अब बात आती है कि गुणसूत्रों में संख्या या तो कम हो जाएगी या संख्या बढ़ जाएगी। कौन सी है जिसमें संख्या कम होती है और कौन सी होती है जिसमें संख्या बढ़ती है, उनके बारे में बात करें। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे
तो गुणसूत्र हमारे शरीर में पाए जाने वाले क्रोमैटिन सूत्र होते हैं। वो जब निर्जलीकृत हो जाते हैं तो उनमें से पानी निकलने के बाद में वो छोटे व चपटे बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कहलाते हैं, गुणसूत्र। और डीएनए टेस्ट और डीएनए क्या चीज होती है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ये बात करेंगे थोड़ी आगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखो इधर गुणसूत्रों का आधा देखो। पहला रोग होता है 13वें गुणसूत्र में वृद्धि। कौन से गुणसूत्र में वृद्धि, 13वें गुणसूत्र में वृद्धि। अगर मनुष्य के शरीर में 13वें गुणसूत्र में वृद्धि हो जाती है तो उस गुणसूत्र को बोलते हैं पटाऊ सिंड्रोम। उस रोग का नाम क्या हो जाता है दोस्तों, पटाऊ सिंड्रोम हो जाता है। अब देखिए सिंड्रोम जुड़ेगा ना, बार बार सिंड्रोम सब जुड़ेगा, एड्स में भी सिंड्रोम जुड़ जाता है। तो सिंड्रोम पर्टिकुलर एक रोग नहीं होगा, रोगों का एक समूह बन जाता है, उसमें कई प्रकार के रोग अन्य भी शामिल हो जाते हैं, तब क्या कहलाता है वो सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, अब देखो अगला 13वें गुणसूत्र में वृद्धि की वजह से पटाऊ सिंड्रोम। नंबर 2 18वें गुणसूत्र में वृद्धि की वजह से एडवर्ड सिंड्रोम। कौन सा दोस्तों, एडवर्ड सिंड्रोम। यानी कि जब हमारे शरीर में 18वां गुणसूत्र में वृद्धि हो जाएगी तो कौन सा गुणसूत्र बोलेंगे, कौन सा रोग बोलेंगे उसको, एडवर्ड सिंड्रोम। तीसरा आता है दोस्तों 21वें गुणसूत्र में, 21वें गुणसूत्र में वृद्धि के कारण, 21वें गुणसूत्र में वृद्धि के कारण जो मनुष्य के शरीर में रोग होता है उस रोग का नाम है डाउन सिंड्रोम। कौन सा दोस्तों, डाउन सिंड्रोम। अगली बात करते हैं मनुष्य के पुरुष और महिलाओं में 22 गुणसूत्र का कॉमन होते हैं, समान होते हैं। जब 23वां गुणसूत्र किसी महिलाओं में टूट जाता है, आधा टूटने के बाद 22 का दुगुना 44 रहे, कितना हो गया 45। जिस महिला के अंदर सिर्फ 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं या किसी व्यक्ति में पाए जाते हैं तो वो किस रोग से ग्रसित हो जाता है, तो दोस्तों वो हो जाता है टर्नर सिंड्रोम से। किससे हो जाता है, टर्नर सिंड्रोम से हो जाता है। ये मोस्टली टर्नर सिंड्रोम जो रोग होता है ये महिलाओं में पाया जाने वाला रोग है। किसमें पाया जाता है दोस्तों, महिलाओं में। जिस महिला के अंदर टर्नर सिंड्रोम रोग हो जाता है तो महिला की हाइट, ऊंचाई कम रह जाती है, उसके स्तनों का विकास कम होता है, इसके अलावा उसके शरीर को हो जाता है वो बांझ बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, बांझ बन जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कहलाता है टर्नर सिंड्रोम, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या एक है, कम हो गई। ठीक है, अब अगली बात करते हैं, अगला रोग आता है 22 तो मैं कह रहा हूं बार बार कॉमन ही होते हैं महिला पुरुष में। 23वां गुणसूत्र अगर किसी पुरुष में है तो XY और किसी महिला में तो X होता है। ठीक है दोस्तों, 22वें गुणसूत्र के बाद 23वां गुणसूत्र जब बन रहा था उस समय कोई ना कोई वृद्धि होगी, और वृद्धि होते 22 प्लस 22 का दुगुना 44, 44 45, 46, 47। तो बताओ टोटल संख्या कितनी होगी गुणसूत्रों की, 47। जिस व्यक्ति के अंदर 47 गुणसूत्र होते हैं उसका नाम होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा दोस्तों, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। ठीक है, अब जिस व्यक्ति के अंदर ये मोस्टली जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है ये पुरुषों का रोग है। किसका रोग है दोस्तों, पुरुषों का। जिस व्यक्ति के अंदर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है उसका शरीर का विकास महिलाओं की तरह होता है। कहने का मतलब होता है उसकी आवाज भी महिलाओं की तरह हो जाती है, उसके स्तन महिलाओं की तरह आ जाते हैं, इसके अलावा उसके जो शारीरिक अन्य अंग बचते हैं वो भी महिलाओं की तरह विकास करते हैं। साथ साथ उसकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है नपुंसकता। ठीक है दोस्तों, ये कौन से गुणसूत्र की बात हो रही है, 47वें गुणसूत्र में बढ़ने की वजह से। ठीक है दोस्तों, 22वें गुणसूत्र में एक वृद्धि होगी तो 23वां 44 और 45, अब टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 47। इस रोग का नाम क्या हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये किस में पाया जाता है दोस्तों, पुरुषों में। एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं फिर अगले की तरफ बढ़ते हैं। हमारी संख्या के आधार पे कम या ज्यादा 23वें गुणसूत्र में वृद्धि होती है तो कौन सा, पटाऊ सिंड्रोम। 18वें गुणसूत्र में वृद्धि होती है तो कौन सा दोस्तों, एडवर्ड सिंड्रोम। 21वें गुणसूत्र में वृद्धि होती है तो कौन सा, डाउन सिंड्रोम। और जब गुणसूत्र एक
कम हो जाता है, 45 रह जाते हैं। तो ये महिलाओं में पाए जाने वाला रोग कौन सा होता है? टर्नर सिंड्रोम, जिसकी वजह से मुख्य बांझपन महिलाओं में। ठीक है दोस्तों, 22वें गुणसूत्र में फिर एक वृद्धि होगी, 44, 45, 46, 47 हो गया। इसकी वजह से जो शरीर में पाए जाने वाला रोग है 47वें गुणसूत्र की वजह से, वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं आपके संख्या से जुड़े हुए। अब बात करते हैं संरचना से जुड़े हुए। इसमें संरचना में क्या होता है? संख्या तो 46, 46 के 46 ही रहती है, लेकिन वो अपने मूल स्थान छोड़ के आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये कैसे आगे पीछे होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला, अगर पांचवा गुणसूत्र टूटकर 15वें गुणसूत्र में जुड़ जाता है, गुणसूत्र में जुड़ जाता है। देखो दोस्तों, जब 5वां गुणसूत्र टूटकर 15वें गुणसूत्र में जुड़ जाता है, तब उस रोग को बोलते हैं माजार कंद्रन। कौन सा रोग हो जाता है? इस रोग का दूसरा नाम केट क्राई रोग भी है। अगर किसी व्यक्ति की या किसी बच्चे की आवाज किसके समान हो जाती है? बिल्ली के समान हो जाती है, तो उसमें कौन सा रोग पाया जाएगा? आनुवांशिक रोगों के अंदर माजार कंद्रन रोग पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले बात करते हैं। 22वां गुणसूत्र टूटकर 9वें गुणसूत्र में जुड़ जाता है, 9वें गुणसूत्र में जुड़ जाता है, तो उस रोग का नाम होता है डेलिपिया 22। उस रोग का नाम क्या जाता है दोस्तों? डेलिपिया 22। इसमें मुख्य रोग दो ही है, दोनों की बात आपने फटाफट कर ली है कि 5वां गुणसूत्र जब टूट के 15वें के साथ जुड़ता है, उस रोग का नाम माजा कंद्रन, जिसमें बच्चे की आवाज बिल्ली के समान। ठीक है दोस्तों, 22वां गुणसूत्र टूट के जब 9वें गुणसूत्र के साथ जुड़ जाता है, उस रोग का नाम डेलिपिया 22। ठीक है दोस्तों, ये हमारे गुणसूत्र से जुड़े हुए रोग थे। अब कैसे इनको याद रखेंगे? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, अभी क्वेश्चन आया था प्री में भी, इनमें कौन सा है जो टूट के आवाज जुड़ जाता है? तो 22वां टूटा था, एक में 15वां टूटा था, तो ये कैसे याद रखेंगे? इनके बारे में बात करते हैं। कौन से आनुवांशिक गुण, कौन कौन आनुवांशिक रोग होते हैं? इसकी देखो शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक जो अभी नहीं, सारे गुणसूत्र जितने भी रोग थे गुणसूत्र से जुड़े हुए, संरचना से जुड़े हुए, जीन से जुड़े हुए, इनकी चर्चा हमने कर ली थी। इसकी सूत्र हो जाएगा वही क्लिप वही डॉट। क्या दोस्तों? वही क्लिप वही डॉट थी हो जाएगा। ठीक है, वही क्लिप वही डॉट थी। इसमें जो कौन कौन से रोग निकलते हैं बोर्ड पे ध्यान देना। सबसे पहले देखो, वैसे होता है वर्दानता, जिसको हम कलर विजन, कलर ब्राइटनेस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ही से बना हीमोफीलिया। कौन सा बना? हीमोफीलिया। और थे से बना थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, ये तीनों ही रोग, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और दांत रोग, ये तीनों ही रोग हमारे शरीर में जीन की वजह से होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखो, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किस में था बताओ? पुरुषों में पाए जाने वाला रोग, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती थी? 47। ठीक है दोस्तों, अब देखो, टे से बना टर्नर सिंड्रोम। कौन सा वर्ड दोस्तों? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी? 45। ये किस में पाया जाने वाला रोग था? महिलाओं में। शाबाश। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं। पै से होता है पटाऊ सिंड्रोम। कौन सा? पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम कौन सा रोग था? आनुवांशिकता के अंदर संख्या से जुड़ा हुआ था, जिसके अंदर 13वें गुणसूत्र के अंदर क्या हो रही थी? वृद्धि। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं। एक बचेगा डाउन सिंड्रोम। डा से क्या हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाता है? हमारा जो 21वां गुणसूत्र होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। अब बच गया भाग वो है, वो क्या हो जाएगा? एडवर्ड सिंड्रोम। कौन सा? एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है दोस्तों? 18वां गुणसूत्र में वृद्धि हो जाती है, उसको एडवर्ड सिंड्रोम बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये रोग थे आनुवांशिकता से जुड़े हुए रोग। अब बात करते हैं कि सारे रोग पढ़ने के बाद में जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो सीधा सा आता है कि आपका कौन सा रोग है वो जीवाणु जनित रोग है, कौन सा रोग है जो विषाणु जनित रोग है, कौन सा है जो आनुवांशिक रोग है, और कौन से रोग है जो
प्रोटोजोआ जनित रोग है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ ऐसे रोग हैं जिनका एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। वो कौन कौन से क्वेश्चन है जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखो दिवस के बारे में एक बार फटाफट में रिवीजन कर लेता हूं सभी दिवस के बारे में। सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य दिवस कब आता है दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य दिवस ये आता है 7 अप्रैल को। बताओ कब आता है दोस्तों? 7 अप्रैल को। अगला आता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। सिर्फ रोगों के बारे में बात करेंगे, सभी के बारे में, रोग से जुड़े हुए दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस ये कब आता है दोस्तों? 8 मई को। अगला आता है विश्व योग दिवस। बताओ दोस्तों विश्व योग दिवस कब आता है? 21 जून को आता है। ठीक है, अगली बात करते हैं विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस कब आता है दोस्तों? 4 फरवरी को आता है। अगला आता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। कौन सा दोस्तों? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस को क्या बोलते हैं? पीलिया। हेपेटाइटिस दिवस कब आता है दोस्तों? 28 जुलाई को आता है। ठीक है दोस्तों, 28 जुलाई को आता है। अगली बात करते हैं विश्व से बोल दो, तपेदिक बोल दो या टीबी दिवस। यह दोस्तों आता है 24 मार्च को। कब आता है दोस्तों? 24 मार्च को। फिर आता है विश्व पोलियो दिवस। कौन सा? विश्व पोलियो दिवस। दोस्तों विश्व पोलियो दिवस आता है 24 अक्टूबर को। फिर आता है दोस्तों विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस। दोस्तों विश्व मलेरिया दिवस आता है 25 अप्रैल को। कब आता है दोस्तों? 25 अप्रैल को। अगली बात विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस। तो दोस्तों विश्व एड्स दिवस कब आता है? 1 दिसंबर को आता है। अब देखो जो भी अच्छा आदमी होता है उसकी किडनी, आंखें ये दान होती है। ठीक है ना। तो अगली बात कर लेते हैं विश्व अंगदान दिवस। विश्व अंगदान दिवस। तो दोस्तों विश्व अंगदान दिवस आता है 13 अगस्त को। और 13 अगस्त दोस्तों कब है? आज है। ठीक है ना, आज 13 अगस्त है। तो विश्व अंगदान दिवस कब आता है? 13 अगस्त को। अगली बात विश्व, चलो बात कर लेते हैं महिला दिवस की भी कर लेते हैं आज ही। विश्व महिला दिवस। विश्व महिला दिवस कब आता है दोस्तों? 8 मार्च को आता है। थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं, विश्व पुरुष दिवस की भी कर लेते हैं। विश्व पुरुष दिवस। विश्व पुरुष दिवस कब आता है दोस्तों? 19 नवंबर को। ठीक है दोस्तों, मेन थे, हमने बात की। वैसे बहुत सारे होते हैं, दिवस से जुड़ी हुई बात थी, वो हमने बात फटाफट कर ली है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। रेड क्रॉस दिवस 8 मई। विश्व योग दिवस 21 जून। विश्व कैंसर दिवस 4 मई। हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई। तपेदिक या क्षय रोग या टीबी रोग 24 मार्च। पोलियो दिवस 24 अक्टूबर। मलेरिया दिवस 25 मार्च। एड्स दिवस 1 दिसंबर। अंगदान दिवस 13 अगस्त। महिला दिवस 8 मार्च। इसके अलावा पुरुष दिवस 19 नवंबर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जो प्रमुख रोग है उनके बारे में। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार मैं हटाता हूं। अब प्रमुख रोगों के अंदर सबसे पहले ले लेते हैं पोलियो। कौन सा लेते हैं दोस्तों? पोलियो। अभी हमारी बात हुई थी, सबसे पहले इसका जो रोगजनक होता है एंट्रोवायरस होता है। रोगजनक क्या होता है इसका? एंट्रोवायरस। एंट्रोवायरस यानी वायरस से फैलने वाला रोग है। ठीक है दोस्तों, अगली बात पोलियो दिवस कब आता है? विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को। पोलियो का जो दवाई पिलाई जाती है वो ओरल पोलियो वैक्सीन। पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, क्या होती है? ओरल पोलियो वैक्सीन।
ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगली बात, पोलियो की जो दवाई होती है वो किससे प्राप्त की जाती है? तो बंदर से प्राप्त की जाती है। पोलियो की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, किस देश से मानी जाती है? तो मिस्र से मानी जाती है। इसमें देखो मेन क्वेश्चन क्या बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले पोलियो मुक्त देश घोषित कौन सा हुआ? तो सबसे पहले दुनिया के अंदर अमेरिका घोषित हुआ था 1994 में। भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कब किया? तो WHO ने 27 मार्च 2014 को भारत को आधिकारिक तौर से पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं पोलियो एंट्रोवायरस रोगजनक हो गया इसका। पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को, उत्पत्ति कहां से? मिस्र से। इसके अंदर दवाई पिलाई जाती है ओरल पोलियो वैक्सीन की। ये ओरल पोलियो वैक्सीन किससे प्राप्त की जाती है? बंदर से प्राप्त की जाती है। सबसे पहला देश जो पोलियो मुक्त देश घोषित हुआ 1994 में कौन? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कब किया? 27 मार्च 2014 को। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं। दो रोग आते हैं, एक तो स्वाइन फ्लू और दूसरा आता है बर्ड फ्लू। ठीक है दोस्तों, देखो स्वाइन फ्लू का जो रोगजनक आता है H1N1। क्या होता है दोस्तों? H1N1। जबकि बर्ड फ्लू का क्या होता है? H5N1। ठीक है दोस्तों, अगली बात, ये जो स्वाइन फ्लू होता है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? सूअर से। ठीक है दोस्तों, ये जो रोग है ये आया कहां से था? ये अमेरिका से आया हुआ है। अमेरिका के अंदर एक जगह है मेक्सिको नामक देश, उस जगह से कौन से रोग की उत्पत्ति हुई? स्वाइन फ्लू की। और स्वाइन फ्लू का वैसे कोई दवाई नहीं बनाई जाती है, सिर्फ एक काढ़ा पिलाया जाता है। उस काढ़े का नाम है टेमीफ्लू काढ़ा। कौन सा दोस्तों? टेमीफ्लू काढ़ा पिलाया जाता है। अब बात करते हैं बर्ड फ्लू की। यह रोग पक्षियों से मनुष्य में फैलने वाला रोग है और इस बर्ड फ्लू के अंदर जो प्रवासी पक्षी होते हैं उनकी वजह से मनुष्य में फैलता है। अगली बात इसी से जुड़ी आ जाती है, विश्व प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? विश्व प्रवासी दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 9 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं रेबीज की। अगली बात करते हैं किसकी दोस्तों? रेबीज की। देखो रेबीज किससे फैलता है? तो इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, इसको जल बित्ती भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको जल बित्ती भी कहते हैं। जिस व्यक्ति को संक्रमित बंदर, कुत्ता, भेड़िया, लोमड़ी, ठीक है, अगर इनमें से कोई खा जाता है तो व्यक्ति को जल से डर लगने लग जाता है और डरने को क्या बोलते हैं? फोबिया। इसको क्या बोलते हैं? जल भीति रोग। तो वो रोग कौन सा रोग होता है? रेबीज। ठीक है, और रेबीज के समय जो टीका लगाया जाता है वो लुई पास्चर ने खोजा था। टीका रेबीज का टीका लुई पास्चर ने खोजा था 1883 के अंदर। ठीक है, लुई पास्चर विधि क्या कहती है? जिस व्यक्ति को यह रोग हो जाता है उसके शरीर में 14 टीके लगते हैं, पेट के अंदर, उदर में लगते हैं, नाभि में। ठीक है, 0, 3, 7, 11, 14, 21 ऐसे आगे से आगे बढ़ता रहता है। ठीक है दोस्तों, आजकल जो लोगों के पास टाइम नहीं होने की वजह से एक ही टीका खोज लिया गया है। उस टीके का नाम है ARV। कौन सा दोस्तों? ARV, एंटी रेबीज वायरस। एक मात्र टीका लगता है, कई जगह 2 भी लगाते हैं, तो एक मात्र टीका लगाया जाता है। उस टीके का नाम ARV। किस में लगाया जाता है? रेबीज टीके में, रेबीज में। ठीक है दोस्तों, एक बार फटाफट रिवीजन देखो। रेबीज हाइड्रोफोबिया कहते हैं, संक्रमित कुत्ते के काटने से, बंदर के काटने से, भेड़िए के काटने से, लोमड़ी के काटने से होता है और इसको जल बित्ती भी कहते हैं। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर द्वारा की गई। इसमें पेट के अंदर 14 टीके लगाए जाते हैं। आजकल जो टीका लगाया जाता है उस टीके का नाम ARV, एंटी रेबीज टीका बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं। अगली आता है तपेदिक, बोल दो या
क्षय रोग बोल दो या टीबी बोल दो। पहली बात तो टीबी का पूरा नाम, जो रोग है वही टीबी का नाम हो जाएगा। तो टीबी का नाम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। अगली बात आती है कि टीबी दिवस कब मनाते हैं। तो दोस्तों तो जो टीबी का दिवस होता है वो 24 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। अब देखो टीबी में क्या होता है, जिस व्यक्ति को कोई काशी लंबे समय तक रह जाती है, ठीक है दोस्तों, कोई भी काशी जब लंबे समय तक रह जाती है तो वो टीबी का रूप ले लेते हैं। किसका रूप ले लेती है दोस्तों? टीबी का रूप ले लेती है। टीबी के बचाव के लिए छोटे बच्चों में जो रोग लगता है वो कौन सा रोग होता है? बीसीजी। बीसीजी का पूरा नाम पूछा गया है तो बी का होता है बेसिलिस। बी का क्या होता है दोस्तों? बेसिलिस। सी का कैमिलिटी और जी का ग्यूरिन। बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? बेसिलिस, कैमिलिटी, ग्यूरिन। अब ये तो छोटे बच्चों की बात है। अगर आदमी वैसे स्वस्थ हो जाता है, 18 साल से ऊपर हो जाता है, उस समय उसके लिए जो दवाइयां दी जाती है, एक तो चलता है एमडीटी। एमडीटी का पूरा नाम होता है दोस्तों मल्टी ड्रग थेरेपी। कौन सा दोस्तों? मल्टी ड्रग्स थेरेपी। इसके अलावा जो दवाई चलती है वो चलती है दोस्तों डोट्स की दवाइयां। इस टीबी के इलाज के लिए कौन सी दवाएं चलती है? डोट्स की दवाइयां। डोट्स की दवाई क्या है? देखो, डी का होता है डायरेक्ट, ओ का ऑब्जर्वेशन, टी का ट्रीटमेंट और एस का होता है शॉर्ट कोर्स। क्या होता है दोस्तों? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट कोर्स। किसका नाम है? डोट्स का पूरा नाम है, ठीक है दोस्तों। अब एक बार फटाफट इसका रिवीजन करते हैं, फिर अगली बात की तरफ बढ़ते हैं। तपेदिक रोग की बात चल रही थी। तपेदिक रोग, क्षय रोग या टीबी रोग। टीबी का पूरा नाम ट्यूबरकुलोसिस। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस या क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। अगली बात बीसीजी, जो बच्चों में लगाया जाने वाला टिक्का होता है बीसीजी, पूरा नाम क्या होता है? बेसिलिस, कैमिलिटी, ग्यूरिन। अगली बात, इसमें दवाइयां दी जाती है एमडीटी, मल्टी ड्रग्स थेरेपी हो जाएगा। इसके अंदर उपचार चलता है डोट्स का। डोट्स के अंदर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट कोर्स, ठीक है दोस्तों। ये बात थी किसके बारे में? इसमें तपेदिक के बारे में। अब देखो कुछ के फुल फॉर्म और आते हैं, वो क्या क्या है उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगली बात है, एक तो बीसीजी का पूरा नाम जो अभी जस्ट हमने पढ़ लिया, एक आता है इसमें डीटीटी का पूरा नाम और एक आता है दोस्तों डीपीटी का पूरा नाम। तीनों एक जैसे नाम है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तब दिक्कत हो जाती है। तो एक बार दोबारा सभी को एक साथ रिवीजन कर लेते हैं। बीसीजी बेसिलिस, क्या होता है दोस्तों? बेसिलिस। सी का होता है कैमिलिटी, जी का होता है ग्यूरिन, ठीक है दोस्तों। डीटीटी मच्छरों को मारने के लिए जिसका छिड़काव होता है, ठीक है, वो डीटीटी होता है। डीटीटी के अंदर डाइक्लोरो, डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरोएथेन। बताओ दोस्तों डीटीटी का पूरा नाम क्या हो गया? डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है दोस्तों। अगला था डीपीटी का। डीपीटी का पूरा नाम क्या होता है? डिप्थीरिया। डी से क्या बना? डिप्थीरिया। पी से बना पर्ट्यूसिस, और टी का क्या बनता है दोस्तों? टीटनेस। आपको उस समय भी बताया था कि टीटनेस का धनुष टंका का रोग भी बोलते हैं इसको। पर्ट्यूटिस का मतलब होता है काली काशी, और हमने काली काशी पढ़ा था पहले। ये इनके पूरे नाम। डीटीटी के बारे में बताने वाला या खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है मुल्लर। कौन सा दोस्तों? मुल्लर। इन्होंने 1948 में किसकी खोज की? डीटीटी, जिसका छिड़काव होता है, ठीक है, ये केमिकल होता है। बात चल रही थी ये जो कैंसर की जो गांठ होती है उसके लिए रेडियो एक्टिव पदार्थों से बौछार करके इस गांठ को निकाल दिया जाता है, ठीक है। दूसरा तरीका होता है केमिकल द्वारा जो इलाज होता है उसको कीमियोथेरेपी बोला जाता है। और हमारे शरीर के अंदर अस्थि मज्जा होती है जहां पे आरबीसी का निर्माण होता है, उसका निकाला जाता है और स्वस्थ व्यक्ति की अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये किससे जुड़ा हुआ है? कैंसर से। अब देखो कैंसर किस किस तरीके का कैंसर होता है। सबसे पहले अगर विकिरण का कैंसर है, विकिरणों से मनुष्य के शरीर में
त्वचा का कैंसर होता है। किसका कैंसर होता है? त्वचा का कैंसर। और रेडियो एक्टिव पदार्थों से हड्डी का कैंसर होता है। किसका कैंसर होता है दोस्तों? हड्डी का कैंसर होता है। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं धूम्रपान से किसका कैंसर होता है दोस्तों? फेफड़े का कैंसर होता है। विकिरणों से कौन सा? त्वचा का कैंसर। रेडियो एक्टिव पदार्थों से हड्डी का कैंसर। धूम्रपान से कौन सा कैंसर? फेफड़े का कैंसर। ठीक है ना। अब देखो कैंसर का फटाफट एक बार रिवीजन करके अगली बात है। कैंसर दिवस 4 फरवरी। बायोप्सी परीक्षण क्या होता है? कैंसर से संबंधित परीक्षण, इलाज। ठीक है। रेडियोथेरेपी, रेडियो एक्टिव पदार्थों से इलाज। कीमोथेरेपी, केमिकल द्वारा इलाज। अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण। विकिरणों से त्वचा का कैंसर। रेडियो एक्टिव पदार्थों से हड्डी का कैंसर। धूम्रपान से फेफड़ों का कैंसर। इसके अलावा हमारे शरीर में जब WBC बढ़ जाती है तो उसमें रक्त का कैंसर। कौन सा हो जाता है दोस्तों? रक्त का कैंसर। जब शरीर में WBC बढ़ जाती है उसको ल्यूकीमिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? ल्यूकीमिया। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं। अब मलेरिया डेंगू बुखार के बारे में फटाफट बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मच्छर तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे रोग से जुड़े हुए मच्छर वो 2 हैं। एक मच्छर का नाम एडिज मच्छर है, दूसरे का नाम एनाफ्लीज है। ठीक है दोस्तों, अब पहले एडिज मच्छर की बात करते हैं। एडिज मच्छर से कौन सा रोग होता है? सबसे मुख्य रोग होता है डेंगू। डेंगू बुखार मनुष्य में एडिज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है। डेंगू का पहला रोगी भारत में 1963 में कोलकाता में मिला। कहाँ मिला दोस्तों? 1963 में कोलकाता में। अगली बात, चिकनगुनिया रोग होता है। चिकनगुनिया रोग, इस चिकनगुनिया रोग भी किसकी वजह से होता है? एडिज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है दोस्तों, एडिज मच्छर काटने से जो डेंगू बुखार होते हैं उस समय शरीर के प्लेटलेट्स डाउन होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लेटलेट्स डाउन होते हैं। मनुष्य के शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या 3 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में होती है, और जब डेंगू बुखार हो जाती है तो प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाती है, और व्यक्ति के 5 लाख 4 लाख जितनी भी होती है वो कम होते होते 1 लाख के पास 50,000 तक आ जाती है, तो व्यक्ति सीरियस कंडीशन में हो जाता है। ठीक है दोस्तों, एनाफ्लिज मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। कौन सा होता है दोस्तों? मलेरिया रोग। पहली बात, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 25 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 25 अप्रैल को। अगली बात, मलेरिया के उपचार में सिनकोना के पेड़ से एक दवाई बनाई जाती है, जिस दवाई का नाम है कुनेन। उस कुनेन की दवाई से किसका इलाज होता है? मलेरिया का। ठीक है। ये सिनकोना के पेड़ अपने राजस्थान में तो पाए नहीं जाते। ठीक है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग में। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? दार्जिलिंग में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो कई बार क्या होता है, मलेरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस समय ये कुनेन की दवाई है जो सिनकोना के पेड़ से बनी थी, ये असर ही नहीं करती। ठीक है ना, असर ही नहीं करते, उस समय इसको एक्स्ट्रा इलाज की जरूरत पड़ती है। तो हमारे भारत के अंदर DRDO है। DRDO क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान। इसके उस समय के तत्कालीन डायरेक्टर थे MP कौशिक। कौन थे दोस्तों? MP कौशिक। उन्होंने हमारे पूर्वोत्तर राज्य जो 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, वो उन 7 सिस्टर्स यानी पूर्वोत्तर राज्य, उनके अंदर पाए जाने वाला एक भदई टीटा नाम के पौधे से एक ऐसा कंपाउंड तैयार किया है जिसमें अगर कुनेन की दवा असर नहीं करती, उस समय मलेरिया के उपचार में भदई टीटा से बनी हुई दवाई उपचार कर जाती है। ठीक है दोस्तों, अब एक लास्ट बात कर लेते हैं एड्स के बारे में। एड्स के भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सभी लेवल के एग्जाम में एड्स से जुड़े हुए 1-2 क्वेश्चन तो जरूर आ ही जाता है। तो ठीक है दोस्तों, एड्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, विश्व एड्स दिवस। क्या दोस्तों? विश्व
एड्स दिवस ये बनाया जाता है 1 दिसंबर को। शुरुआत कब से हुई? 2003 से। मनाने की शुरुआत 2003 से, ताकि लोगों में इसकी जागरूकता आए, लोगों को इसके बारे में जानकारी हो, इस रोगों से डरने की बजाय इसे लड़ने की हिम्मत आए। ठीक है दोस्तों। अगली बात, इसका जो प्रतीक होता है, एड्स का प्रतीक होता है वो रेड रिबन होता है। क्या होता है दोस्तों? लाल फीता। अगली बात, इसका पूरा नाम आता है, तो देखो एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड एनीमी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड एनीमी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके अंदर जो रोगजनक होता है वो HIV है, ह्यूमन एनीमी वायरस। पूरा नाम हो जाएगा ह्यूमन एनीमी डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है दोस्तों। अब देखो हमारे प्रतिरक्षा, ये जो एड्स रोग हो जाता है उस समय हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो कमजोर होता है। और अपने टीकों में बात चल रही थी कि टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। इसलिए प्रतिरक्षा तंत्र का जनक या प्रतिरक्षा तंत्र विज्ञान का जनक किसको बोलेंगे दोस्तों? एडवर्ड जेनर को बोलेंगे। एक आता है प्रतिरक्षा तंत्र का टर्निंग सेंटर किसको बोलते हैं? ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र का प्रशिक्षण केंद्र या टर्निंग सेंटर किसको बोलते हैं? तो हमारे शरीर में थाइमस ग्रंथि पाई जाती है हार्ट के पास में, वो थाइमस ग्रंथि है, उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? थाइमस ग्रंथि को, थाइमस ग्रंथि को क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रतिरक्षा तंत्र का प्रशिक्षण केंद्र बोलते हैं। अगली बात, अब एड्स का पूरा नाम हो गया, प्रतीक चिन्ह हो गया, पूरा नाम हो गया। इसका जिस व्यक्ति में पाया जाएगा वो HIV पॉजिटिव है, जिसमें नहीं पाया जाएगा HIV नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखो ये रोग होने के बाद में इसका देखो स्थायी समाधान नहीं है, लेकिन जो दवाइयां चलती है उसके लिए देखो AZT, AZT का पूरा नाम होता है एजिडो, AZT का पूरा नाम होता है एडिजो थाइमिडिन, एजिडो का पूरा नाम एडिजो थाइमिडिन। इसके अलावा एक दवाई और परीक्षण चलता है, इसका नाम है एलिसा। कौन सा दोस्तों? एलिसा। एलिसा का पूरा नाम एंजाइम लिगेंड एनिमी सॉल्वेंट एसे। पूरा नाम क्या होता है इसका? एंजाइम लिगेंड एनिमी सॉल्वेंट एसे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जितना हमने मानव रोग में पढ़ा वो प्राप्त था सभी एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, धन्यवाद।